बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तमाम नज़रें उस पर हैं। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अभी तक क्या हो चुका है और क्या हो सकता है। अब तक के जो मुज़ाकरात में हमें ये नज़र आ रहा है और जो बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं, जो उनकी हुकूमत के साथ मीटिंग्स हो रही हैं या बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उससे ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा इस्टेब्लिशमेंट का, जिसको वो खटका रहे हैं, दूसरा हुकूमत का, जिसको वो खटखटा रहे हैं, और तीसरा फिर यूएसए यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कल आने वाले हैं, अपना हलफ उठाने वाले हैं। कुछ उम्मीदें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वहाँ से भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब खुद कह चुके हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको पता है कि कितने इख्तियारात होते हैं हुकूमत के पास। तो जब हुकूमत खुद इस तरह के बयानात देगी और बताएगी मुज़ाकरात करने वालों को जो उनके साथ टेबल पर बैठे हैं कि आप हमारे साथ आएँ, मुज़ाकरात करें, लेकिन हमसे उम्मीद ना रखिएगा क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो वो जो मुज़ाकरात करने आया है वो भी फिर तमाम रास्ते इस्तेमाल करेगा अगर वो कुछ हासिल करना चाहता है। इरफान सिद्दीकी साहब का बयान कल से बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और अब सोशल मीडिया पर भी ये जो है वो बयानबाजी का सिलसिला बड़ा तेज़ हो गया है। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं 2-2, 3-3 दरवाज़ों से आने की कोशिश ना करें, अगर आपका वो दरवाज़ा खुल गया है तो फिर आप ये मेहनत करना छोड़ दें। उनकी जान से ये भी कहा गया। क्यों? क्योंकि अब ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, अगर हुकूमत की मर्ज़ी से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से, तो इसको क्या पाया तकमील तक पहुंचाना है, और अगर इसको बीच में छोड़ देना है तो वो कौन छोड़ेगा, और जो भी छोड़ेगा उस पर यह बर्डन आएगा, उस पर यह फिर इल्ज़ाम लगेगा कि जमहूरी जमातें तो बैठ के बात करना चाहती थी, आपने नहीं करने दिया। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हुकूमत को कह दिया कि आप हमारे इन TORs और इन जो मुतालबात लिख कर दिए हैं इस पर अमल दरामद करें, और अब माने ना माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत को तस्लीम किया, इसीलिए वो इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हुए। अगर वो इनको तस्लीम ना करते और इनको बाइख्तियार ना समझते तो वो इतनी लंबी मीटिंग्स ना करते, इमरान खान साहब इजाज़त ना देते, इनको रिटन तौर पर ना देते, तो फिर 8 फरवरी को ये एहतजाज क्यों है यौम स्याह का। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, और एक और मामला है जिस पर हम बात करेंगे, जिसके हवाले से बयानात आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि नाम नेहाद बंद लिफाफा खोलें कि क्या लिखा है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उनके वकला भी कह रहे हैं कि इस लिफाफे को खोलें, तो इस लिफाफे में है क्या, ये भी आज आपको बताएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, राव खालिद, साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लग रहा है कि 3 दरवाजों पर नॉक कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर तब्दीली आ रही है, सदर उनके नए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किस दरवाजे पर लिखा है कि अंदर आ जाओ, और किस पे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब? देखिए, एक चौथा दरवाजा भी है। आपने 3 दरवाजे गिनवाए ना, एक तो मुल्क से बाहर, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट का और तीसरा हुकूमत का। चौथा दरवाज़ा है इक़्तिदार का, जिसके खुलने का इंतज़ार कर रही है PTI या अपोजिशन एज सच, जिसकी वजह से बाकी ये 2-3 दरवाजे जो है ना, कभी खुलते हैं, कभी एक खिड़की खुलती है, कभी कोई रोशनदान से कोई रोशनी की कोई एक किरण आती है। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, उस्ताद हैं, और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों ने उनसे सीखा है। कालम निगारी में उनका कोई सानी नहीं है, और जहाँ तक नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है तो बड़ी मोतबर शख्सियत है उसकी। उनके आपने बयान का जिक्र किया, ज़रा बयान देख लेते हैं। मुज़ाकरात 2-3 दरवाज़ों से बैक वक्त नहीं चलते। मुज़ाकरात के लिए PTI को एक दरवाजे का इंतखाब करना पड़ेगा। यानी पैगाम दिया है कि PTI ने अगर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने हैं तो दूसरे दरवाजे को बंद करना होगा। गालिब का एक शेर सुनाऊंगा, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने तशबीह और इस्तिआरे का इस्तेमाल किया है जी। हज़रत नासे गराएं दीदा दिल फर्श राह, हज़रत नासे गराएं दीदा दिल फर्श राह, कोई मुझको ये तो समझाए कि समझावेंगे क्या। वाह। तो ये था, इरफान सिद्दीकी साहब को इसका पूरा समझ आई होगी जिस तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ।
कि आप आ जाइए आप समझाने के लिए, लेकिन मुझे ये समझा दीजिए कि किस चीज़ पे समझाया जाएगा, क्योंकि ये दरवाज़ों की जो आपने बात की है, देखिए अगर एक दरवाजे से बात ना बन सके तो क्या दूसरे दरवाजे पे जाना मना है? दहलीज पे ही बैठे रहें कि ये चूंकि एक ही दरवाज़ा है लिहाजा जब तक ये नहीं खुलेगा, अगर कोई खातिर खा जवाब नहीं मिल रहा तो दूसरा दरवाज़ा ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फिर ये कि अगर एक दरवाज़ा खोल के आपने देख लिया और उसमें से कुछ नहीं मिला तो फिर क्या किया जाए? उधर ही बैठ जाएं और रोना धोना शुरू कर दें कि जी हम तो आपके पास ये दरख्वास्त लेके आए थे, देखिए अब तुमने लिख के दे दिया फलां फलां। जिस दूसरे दरवाजे की बात हो रही है ना ज़ौक, वो दरवाज़ा पीटीआई के लिए खुला है और ये वो दरवाज़ा है जिसके खुलने का ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना साहब, एमक्यूएम, सारी आपकी जो है ना पार्टियां वो इस दरवाजे के खुलने का इंतजार करती हैं, जो कि रिपोर्टेडली ये दरवाजा खुला है। तो ये वो दरवाजा है जिसकी बात वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक तो समझ आती है ना कि उन्होंने क्या कहा, उसमें पैगाम क्या है माफी चाहता हूं, उसमें पैगाम क्या है वो भी अभी बताते हैं। अगर एक रास्ते से मकसद पूरा ना हो रहा हो तो क्या करें? और फिर यू टर्न लेने के लिए तो हम वैसे ही बहुत मशहूर हैं। और फिर यह है कि हम तो हमारे सामने चूंकि वो चौथा दरवाजा है, हमने किसी तरीके से इक्तदार में वापस आना है, उस दरवाजे को खोलना है, लिहाजा उसके लिए कोई खिड़की खोलनी पड़ती है, कोई दरवाजा खोलना पड़ता है, कोई रोशनदान बनाना पड़ता है, तो वो तो हम बनाएंगे। ये दूसरा दरवाजा आपके लिए भी खुला था और ये इसी दरवाजे से होके ये हुकूमत यहां पे आई है। ये ज़बान ज़दे आम है, ये सबको पता है। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि दरवाजा खोलने वालों ने क्या वाकई दरवाजा खोल दिया है? ये उस दरवाजे की बात हो रही है जिसका आपने पहले जिक्र किया। क्या उन्होंने वाकई खोल दिया है कि आ जाइए, आप खुशामदीद कहते हैं आपको? और सबसे बढ़ के कि इसका ये जो दरवाजे के अंदर आके होना, देखे ना, हमें पता लगा कि अली मीन गंडापुर साहब और ये जो आपके यानी गौहर नायाब हैं, इनकी मुलाकात हुई है और उसको मान भी लिया गया है, तस्लीम भी कर लिया गया है कि हाँ ये मुलाकात हुई है, जिससे कि खलबली मची हुकूमत के हलकों में, जिससे कि एक पैनिक सा फैला कि ये पता नहीं कहीं ये सारे जो हैं ये उल्टे बांस बरेली को ना आ जाएं। तो अब होगा क्या? यहां पे आके अपनी बात मैं ख़त्म करूंगा कि इस दरवाजे से अभी मेरे अपने तज्जिए के मुताबिक सिर्फ थोड़ा सा यानी यूँ समझिए कि खोला गया है, पूरी तरह से ये नहीं जाहिर हो रहा कि अंदर जाएंगे तो आगे जाके कोई सोफ़ा मिलेगा बैठने के लिए, कोई कुर्सी मिलेगी या वहीं खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। तो इस पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि खातिर जमा रखते हैं हम भी, पीटीआई वाले भी, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये जो हो रहे हैं, जो स्पीकर साहब ने दरवाजे खोल दिए अपने, आए जी मेरा दफ्तर हाजिर है, इसको तो हम पहले ही कह चुके कि ये 0 ज़रब 0 बराबर 0 है। वो जो बीच में हो रहे थे मुज़ाकरात, वो जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनका इस दरवाजे से ताल्लुक है। ठीक है। इस वक्त की आखिरी बात कि इरफान सिद्दीकी साहब हमारे मोहतरम असल में कह क्या रहे हैं? मेरे तज्जिए के मुताबिक उन्होंने पीटीआई को, तखातुब तो उनका पीटीआई है कि भाई एक दरवाज़ा इस्तेमाल करें, लेकिन ये एक शिकायत है, ये एक उस शिकायत है उस दरवाजे को जो उनके पीटीआई के लिए खुला है और मुस्लिम लीग नून को बहैसियत मजमूई और इरफान सिद्दीकी साहब को इस दरवाजे के खुलने से कई किस्म के खौफ अंदर आते नज़र आ रहे हैं। ये है उनकी शिकायत जो कि उन्होंने अपने पैगाम में कल हम सबको दी। रासब, आपको क्या लगता है? एक तो महमूद अचकज़ई साहब का बयान आया कि पीटीआई को मुज़ाकरात ख़त्म करने और नवाज शरीफ से कौमी हुकूमत के क़याम का उन्होंने मुतालबा किया है। दूसरा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की अभी एक मुलाकात भी जारी है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी? हो सकता है किसी चीज़ पर राज़ी हो जाएं और वो जो कहा गया था कि आप मिल लें जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, जिनका ये बयान राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा था, तो क्या कुछ ऐसी भी हो सकती है पॉसिबिलिटी? देखिए, अनहोनी तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में होती, ये सब होनियां हैं और होती रही हैं और होती रहेंगी।
क्योंकि पाकिस्तान में जो निज़ाम है सारा हुक्मरानी का, उसमें जो भी दरवाजे हैं खुले हैं या बंद हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स उस पूरे हुक्मरानी के निज़ाम का हिस्सा हैं, वो किसी और निज़ाम का हिस्सा नहीं है। भले उसमें अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, सियासतदान हो, इवन आपकी एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उसका हिस्सा है। तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं होती। पाकिस्तान में ये होता रहा है, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये होता रहेगा। उसके एक जुमले के बाद मैं आपको बताता हूँ 2-3 मिसालों के साथ कि क्या कैसे कैसे होता रहा है। इक़्तिदार का जो खेल है ना, वो दिलचस्प मरहले में एक बार फिर दाखिल हो गया। और अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता रहा है। जिस वक्त 2002 के इलेक्शन हुए, जनरल मुशर्रफ थे, पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी क्यू के बाद, तो उसको ऑफ़र की गई अमीन फ़हीम साहब को, और मुशर्रफ साहब ने डायरेक्ट अमीन फ़हीम साहब से बात करके ऑफ़र की, और उस वक़्त भी उनके बेनज़ीर भुट्टो से राब्ते थे, जबकि पूरी तरह एक मुखालफत में पार्टियां चल रही थी। फिर 2007 वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है फिर, जिसमें लिखा जाता है कि कोई बैकडोर राब्ते किसी से नहीं किए जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से किसी जर्नल से कोई राब्ता नहीं होगा, और हम जो है आपस में सियासतदान बैठ के तय करेंगे। सारी जमातों ने दस्तखत किए उसके ऊपर। एंड उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ से मुज़ाकरात कर रही थी, डीजीसी जनरल नदीम ताज थे उस वक्त, वो मेन उसका नेगोशिएशन सारी वो हैंडल कर रहे थे। तो ये चल रहे थे। फिर हम आते हैं 2020 में, सितंबर 2020 में, जब ज़ुबैर साहब की मुलाकात होती है जनरल बाजवा साहब से, कल भी मैंने तफसील से जिक्र किया था। वो 2020 सितंबर से लेके अप्रैल 2021 तक ये सारी चीज़ें हो रही थी, और ये बयान भी दिए जा रहे थे, पावर टॉक्स टू पावर, मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और वो तकरीर गुजरांवाला वाली मियाँ साहब की कितनी खौफनाक तकरीर थी वो। हालांकि उस वक्त वो उन्हीं से बात कर रहे थे जिनको वो बुरा भला कह रहे थे। तो ये हमारे यहाँ एक अनहोनी नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग कि ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। अच्छा, जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयान है वो यही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जिनको तारीख़ का इदराक है पाकिस्तान की, जो समझते हैं इन चीज़ों को, निटी ग्रिटी और ये सारे मामला कैसे चलते हैं, कैसे तय होते हैं, उनका बयान इसीलिए है वो, क्योंकि वो सही कहा नजम साकिब साहब, उन्होंने सिर्फ पीटीआई को नहीं कहा, उन्होंने दूसरी साइड को भी कही है कि अगर इस तरह से होगा तो फिर हम तो नहीं लगा सकते, हम भी कोई ना कोई इसमें गड़बड़ करेंगे, गुजारिश कर सकते हैं। आप ना समझे, मैं तो समझता हूँ शिकायत उन्होंने गाई है सर, शिकायत नहीं की, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ गाई है। अच्छा, कि ठीक है, फिर हम भी देख लेंगे अगर आप इस तरह करेंगे तो वो बुनियादी तौर पे ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी चार्टर ऑफ डिमांड हमने अपने अकाबरीन से हुकूमत के शेयर कर दिया पीटीआई का, और हम देखते हैं कि क्या जवाब आता है और किस तरह से उस मामला को लेके चलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो डेस्परेशन बहुत है इस वक्त हुकूमती सर्कल्स में, और डेस्परेशन में शिकायत नहीं होती, डेस्परेशन में राव साहब एक चीज बताइएगा, यहाँ पे एक चीज ये बताइएगा कि जब ये टेबल पर बैठे हैं, और पहले ये तासुर हो सकता है कि क्या पता पीटीआई के मुतालिबात ना माने जाएं, लेकिन अगर अब ये आ गया कि उनके उधर भी बात चल रही है, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, तो हुकूमत अब कोशिश करेगी कि इधर ही मामलात को हल कर लिया जाए, ये भी प्रेशर हो सकता है। हुकूमत इन मामलात को ख़राब करेगी, अब इसको सही सिमत में नहीं जाने देगी। हुकूमत इन मामलात को ख़राब करेगी, ज़्यादा गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेगी ताकि मामला सही समत ना जाए और मामलात ख़राबी की तरफ बढ़े। वो जो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, और वो है कि है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, तो ये वाली सूरत हाल है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये खिलाड़ी हैं सारे, इनको पता है कि कैसे खेला जाता है इन चीज़ों को। तो इसलिए वो आज की जो मीटिंग जो लाहौर में हो रही है, उसके बाद आप देखेंगे जावेद लतीफ़ साहब तो इतने से बोल ही रहे हैं, एक आध और भी इस किस्म का शुरू हो जाएगा। फिर ये शिकवे शिकायत जो है वो बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड मौसीकी शुरू हो जाएगी आपकी, आपको नज़र आएगा इसका, उसमें आपको पैनिक नज़र आएगा, उसको आपको फिर की आवाज़ बुलंद होती नज़र आएगी। कर कुछ नहीं सकेंगे लेकिन कम अज़ कम वो करेंगे, और उसका नतीजा ऑब्वियसली उसकी कह लें कि अगर हुकूमत पैनिक होती है और इस किस्म की बातें जारी रखती है और मैसेजिंग करती है कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की,
तो उसका फायदा तो जाहिर है पीटीआई को ही होगा फिर। ठीक है साकिब बशीर साहब, क्योंकि पीटीआई तो नहीं बता रही कि इन मुलाकातों के अंदर क्या तफसीलन बात हुई है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि उनको इल्म है क्या बात हुई, दीवारों के भी कान होते हैं। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बताइएगा, ये जो लिफाफे का जिक्र इमरान खान भी कर रहे हैं, उनका वकला भी कर रहे हैं, इस लिफाफे में है क्या, और क्या इस पूरे केस के अंदर ये अदालत के सामने खोलकर पेश किया गया? ये जो है वो एक बड़ा लतीफ़ा जो हुआ, एक ट्वीट किया मोना सिलाई ने, यही बात जो आपने की कि इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि उनको पता है कि असल में बात क्या क्या हुई है, जो मुलाकात हुई अंदरूने खाना। तो फवाद चौधरी साहब ने लिखा ऊपर, वो आपको पता है इमरान खान साहब की हुकूमत में वजीर थे और बड़े ताकतवर वजीर थे, तो उन्होंने ऊपर लिखा कि हम भी यही कहते थे और हम भी यही समझते थे। तो बात यह है कि सारे समझते यही है। तो वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाली जो मुलाकात थी ना, जिसका राव साहब ने जिक्र किया, उसकी बाकायदा तरदीद भी जो है इनडायरेक्टली आई थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि मुलाकात भी हुई और चीजें चल रही थी बिहाइंड द सीन। और बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही होती है वो हमेशा से बिहाइंड द सीन ही रहती हैं, वो सीन पे कभी भी नहीं आती, उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना शुरू हो जाते हैं गैर महसूस तरीके से, और कभी भी उनका ऐलान नहीं किया जाता, कभी भी अनाउंस नहीं किया जाता, और फ्रंट फुट पे सारी जो है वो बमबारी एक दूसरे पे चल रही होती है। तो इसलिए जो बिहाइंड द सीन है वो बिहाइंड द सीन ही है। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बज़ाहिर, इसमें मुझे चीजें आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। आज मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों से ये खबर आई है कि जो पीटीआई ने मुज़ाकरा, वो जो 7 दिन में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जवाब देना है, तो वो कहते हैं जो आपने लिख कर दिए हैं ना मुतालबात, उनमें तो आपने टीओआर भी डाल दिए हैं। तो टीओआर आपने कैसे डाल दिए हैं? मतलब पीटीआई वाले भी बड़े तेज निकले ना, उन्होंने पूरा लिख के दिया कि इस पे भी आप कर दें, इस पे भी कर दें। मतलब 9 मई के हवाले से उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे हुई, कैसे लोग पहुंचे, रोका नहीं गया, और ये वो सारी चीजें उसमें डाल दी अलग अलग पॉइंट्स बना के। तो वो कह रहे हैं कि ये तो मुतालबा आपका कमीशन बनना है या नहीं बनना, पहले तो मुतालबा आपका अगर माना जाए तो उसके बाद बात आएगी टीओआर पे, तो उस टीओआर पे भी हमारी बातचीत होगी कि कौन से टीओआर होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, और दोनों साइड्स को सुना जाएगा। तो इसलिए मुझे ये चीजें ज्यादा देर वैसे आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही, और हुकूमत जो है वो शुकूक शुबात, कंफ्यूजन, खलबली, सब मामलात का जो शिकार है। साथ ही एक और बड़ा महाज है हुकूमती साइड से, आप देखें ना 8 फरवरी से हम बात कर रहे हैं कि हुकूमती साइड ने इस जो पॉलिटिकल जो भी माहौल बना हुआ है इसमें इस्तेकाम लाने के लिए क्या क्या इकदाम किए, तो मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आते। मतलब मैंडेट की बात थी तो उन्होंने कभी नहीं कहा कमीशन बनाए, 26 नवंबर पे बहुत सारे इतराजात हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा 9 मई या इस किस्म के और मामलात। अब जो है वो एक और बड़ा चैलेंज है, 26 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो लोग हैं वो जो मेंबरान है वो रिटायर होने हैं, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 19 जनवरी है, 7 दिन रह गए हैं, हुकूमत ने प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। ये मतलब ये अपोजिशन लीडर ने लिखा प्राइम मिनिस्टर को और कमेटी को कि इस हवाले से प्रोसेस शुरू कर, प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। 26वीं तरमीम में उनको प्रोटेक्शन दे दी कि ठीक है जब तक कि कोई नया बंदा नहीं आएगा आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दूसरी जानब जो है वो उन्होंने प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। तो इससे हुकूमत की एक नीति जो है वो आप देखें कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से उन पर इतने सीरियस नेचर के सवालात हैं, उनको आप कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं और आपने प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। जो बात आपने 190 मिलियन पाउंड की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो लिफाफा है, उस लिफाफे ने मेरे ख्याल में अपील में जब ये हाईकोर्ट में मामला जाएगा उस पे फैसला होना है। साइफर के केस में मैंने आपको बताया था, हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि साइफर वाला जो लिफाफा है वो जज साहब ने भी नहीं देखा था, और जज साहब ने फैसला दे दिया, इसी तरह फैसला दे दिया कि फलां प्रेस रिलीज भी आई, फलां जगह भी ये हुआ, फलां हुआ ये कह रहा है, और इससे ये अज्यूम किया जा सकता है कि ये हुआ। तो हाई कोर्ट ने पूछा भाई वो लिफाफा देखा था जिसको हम कह रहे हैं कि इसमें तनाजा है कि इसमें एक फ्री कह रहा है ये लिखा हुआ है, दूसरा फ्री कह रहा है ये लिखा हुआ है, और इसको ट्विस्ट कर दिया गया है। तो ट्विस्ट किसको किया है वो कहां पे है, वो देखा ही नहीं था जज साहब ने। अब इस मामले में 2 फ्री कैन है जहां यूके में जिनकी आपस में सेटलमेंट हुई, वो जो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट ना तो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया, ना हुकूमत ने जो है वो कोशिश की, ना हुकूमत ने 2 साल हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए, अभी तक उस लिफाफे को खोलने का इन्होंने ऑर्डर नहीं किया। और एक और बात मैं आपको बताऊं, 171 जो मिलियन पाउंड आया था उसमें से 102 मिलियन पाउंड जो है वो आया था पीटीआई के दौर में, जो वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले आ चुका था, जिसका ये हवाला देते हैं, और एक जिस दिन मंजूरी हुई थी और
इसमें से 34 मिलियन पाउंड रुपया मई 2022 में उस वक्त आया जब पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी। तो पीडीएम की हुकूमत ने वो क्यों जो है वो उसको रोका नहीं या उसके हवाले से क्यों नहीं इकदाम उठाए? तो इस केस में, इस फैसले में सीरियस नोयत के सवालात, निकाइस मौजूद हैं जिनमें हाई कोर्ट्स में जाकर मजीद खुलेगा तो आपको समझ आएगी कि ये मामला हुआ क्या है। आने वाले दिनों में मजीद हकाइक भी इस हवाले से सामने आएंगे। एक ब्रेक की तरफ चलते, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस दिन का इंतज़ार था कि पूरी दुनिया के अंदर शायद सियासत और मामलात को तब्दीली मिल जाए, वो कल का दिन है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका जो कि सुपर पावर है, उसके नए सदर का हलफ लेंगे और दूसरी उनकी दौरे सदारत होगी। बहुत से दावे, बहुत से वादे वो करके आ रहे हैं और कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किए हैं, कुछ असरअंदाज होना शुरू हो गए हैं। तो कल के बाद क्या होगा? क्या जिस तरह के दावे वो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कनाडा को भी शामिल कर लेंगे, वो पनामा कैनाल का भी होगा, वो यूरोप में भी कोई उन्होंने बयानात किए हैं। एक तो वो मामला है। दूसरा, पाकिस्तान को बहुत सी उम्मीदें जो हैं, क्या वो भी हो सकती हैं, पाए तकमील तक जा सकती हैं? क्योंकि मुझे याद है बराक ओबामा जब आए थे तो बहुत सी उम्मीदें हमने लगाई थी, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक ने, और हमने कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। पिछला टेन्योर भी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ख़ास पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में नहीं गुजरा, और ये उन्होंने ज़रूर कहा था कि कश्मीर में वो सालिसी कर देंगे अगर चाहें दोनों फरीकैन, पाकिस्तान और इंडिया, इमरान खान से मुलाकात के वक्त। तो इस टेन्योर में क्या होगा? कोई सियासी तब्दीली पाकिस्तान में आ सकती है? दुनिया में क्या तब्दीली आ सकती है? इस पर बात कर लेते हैं। राव साहब, डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से वो वापस आ रहे हैं इक़्तिदार के अंदर, हलफ उठाने जा रहे हैं, वो बड़ा ड्रामाई किस्म का तरीकाकार है। उन पर केसेस थे, फ़र्द जुर्म आयद हुई, जुर्म आयद हुआ, इस्तिस्ना हासिल हुआ, मुजरिम करार पाए और वो हलफ उठाने जा रहे हैं। फिर परचम सरनगू रहेगा क्योंकि एक साबिक सदर वो दुनिया से चले गए, तो उनकी वजह से सोग मनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस वापसी को? देखिए, बड़ी कह ले कि वो टार्जन की वापसी टाइप चीज़ लग रही है, जिस तरह के बयानात उनके आए हैं और वो सारे मामला जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं, जो एजेंडा वो लेके आ रहे हैं, जो उन्होंने अपना पिछले टेन्योर में करने की कोशिश की, जिसमें इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पे मैक्सिको की वॉल बनाने की कोशिश थी, बाकी चीज़ें थी सारी। और उसके बाद उन्होंने उसके बाद जो उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने जो डीप स्टेट को चैलेंज किया और उसके चैलेंज के बावजूद वो जीते। जो नॉर्मली चैलेंजेस बहुत से हैं, गज़ा और यूक्रेन वॉर है, गज़ा की कह ले कि पीस सीज़ फायर आज से इम्प्लीमेंट हो गया और उसके आगे वो चल पड़े। यूक्रेन वाली बार उन्होंने कहा 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। मैं ज़ेलेंस्की को भी जानता हूँ, पुतिन को भी जानता हूँ, तो मैं अगर सदर होता तो ये जंग शुरू ही ना होती। तो इस किस्म की उन्होंने बात की। एक तो ये उनको खुद अपना जो चैलेंज उनके सामने है। अगर इस वो जंग को बंद करते हैं तो नेटो के साथ उनके मामला बड़े गड़बड़ चल रहे थे पहले टेन्योर में भी, तो नेटो को बड़ा सेटबैक है ये अगर ये चीज़ें होती है तो नेटो के साथ, तो उसके यूरोप के साथ और सारे मामला मज़ीद ख़राब होंगे और वो वैसे ही चिढ़ते हैं इस चीज़ से। अभी यूके ने एक एम्बेसडर नॉमिनेट किया जो ईयू में रहे हैं, तो वो उसको लेने से इनकारी हैं कि नहीं ये ईयू में काम करता रहा, तो इसके ख्यालात जो है ना वो ज़रा यूरोपीय यूनियन टाइप हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज एम्बेसडर यूके के। तो वो इस किस्म की उनकी चीज़ें हैं। फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस जो कह लें आप, जिसको नो न्यू वॉर्स उनका एक जो स्लोगन है कि करेंगे। अच्छा, डोमेस्टिकली उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो इसको वो कहते हैं, तो उसमें वो फिर अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए उसमें एनवायरनमेंट के इश्यूज़ भी आते हैं और चीज़ें भी आती हैं, वो उनके चैलेंजेस बहरहाल मौजूद हैं। वो जब लोकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेरिफ्स की बात करते हैं, तो वो फिर ट्रेड वॉर जो है चाइना के साथ वो उनकी आती है। उसमें हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था यूएस की 2024 की जो रिपोर्ट थी, कांग्रेशनल जो उनका एक होता है, एक कह लें कमेटी थी, उसने किया था पूरे रिपोर्ट, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने बड़ी मेन ऑब्जर्वेशन की ये थी कि चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। हमें जो फंडिंग चाहिए उसको compete करने के लिए स्टेट लेवल पे, वो जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हम जिस तरह से इन्वेस्ट करते थे एसेट्स में, चीज़ों में, डेवलपमेंट में, रिसर्च में, उस किस्म की चाहिए, तब हम अगले 50 साल में चाइना को जाके कम्पीट कर पाएंगे, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज बाहर अपनी जगह में मौजूद है। साथ ही उन्होंने कनाडा को चैलेंज किया है, 25% फ्लैट टैरिफ लगाने की बात की है, तो कनाडा ने तो आगे से कल जवाब दे दिया है
जी। उन्होंने कहा जी 3 स्टेज हमने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में जो हम भेजते हैं अमेरिका को, और जो रिपब्लिकन ने सीटें जिस स्टेट से विन की हैं और ऐसी स्विंग स्टेट्स जिन्होंने ट्रंप को इसमें वोट दिया है, वहाँ पे हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ताकि इसके वोटर ख़राब हों और कुछ चीज़ों को करें। तो बहरहाल काफ़ी सीरियस किस्म के उनके चैलेंज है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो उसमें मुझे जो कंसर्न लगता है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की, विड्रॉल इनखला के हवाले से। तो उसमें है, तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें वो अपने उसमें फेवरेबल तरीके से देखते हैं उस सारे एम्बेरसमेंट जिसको वो कहते हैं इनखला को जी, या हमें दूसरी तरफ देखते हैं अपने उन लोगों की तरफ जिन्होंने इनखला वो किया और एम्बेरसमेंट क्रिएट की। तो वो हमारे लिए चैलेंज होगा। बाकी पॉलिटिकल साइड पे चलती रहती हैं चीज़ें। हमारे रिलेशनशिप जो है अमेरिका वगैरह के स्टेट्स के रिलेशनशिप नजम साहब से बता चुके हैं, इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। उनका जब इंटरेस्ट होगा तो हम उनकी आंखों के तारे होंगे, फ्रंट लाइन स्टेट होंगे। जब नहीं होगा तो हमारी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं, पीट करके बैठ जाती हैं, तो पूछते भी नहीं कि आप कौन है और क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये है एक सबसे इंटरेस्टिंग काम जो हुआ है वो जिससे मुझे लगा कि वहाँ शायद शहबाज शरीफ साहब, बाइडन नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे सदर थे, कि उनके रिपब्लिकन स्पीकर ने एक कह लें कि बड़ा अजीबोगरीब सा इंकशाफ किया, माइक जॉनसन ने। उसने कहा कि जी जब यूक्रेन वार शुरू हुई तो अमेरिका ने LNG एक्सपोर्ट यूरोप को बंद कर दी। तो मैं बड़ी मुश्किल से सदर से टाइम लेके मिला, पब्लिकली अनाउंस करके, कोई मिल नहीं रहे थे। मैंने पब्लिक में मीडिया पे जाके शोर वोर डाला, तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। जब मैं गया तो वहाँ सारे CIA के डायरेक्टर, डिप्टी नायब सदर और पता नहीं क्या क्या लोग बैठे थे। तो मैंने उनको कहा कि जी मैंने अलहदा बात करनी है। तो फिर बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला, तो मैंने उन्हें कहा ये LNG एक्सपोर्ट क्यों बंद किया आपने? उसने कहा मैंने तो नहीं की। उसने कहा आपने साइन किया है। उसने कहा नहीं वो तो हम उसको कोई करना था, रेगुलराइज या टैरिफ का कोई इशू था। उसने कहा सदर साहब ये ऑर्डर है, अपना प्रिंट मंगवाएं और ये आपने साइन किए हो कि LNG एक्सपोर्ट नहीं होगी आज से। तो वो सर पकड़ के सदर बैठ गए, कहता ये तो मुझे पता ही नहीं। तो इस किस्म की अगर हुकूमत वहाँ भी ऐसे ही चलती है तो मुझे इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता। ट्रंप का दौर भी, हाँ वो भी हमारी तरह के लोग हैं, फिर इसका मतलब तो यही साबित होता है। लेकिन जो दावे वादे वो करके हैं थोड़े मुख्तलिफ लग रहे हैं। नजमुल साकिब साहब, बुनियादी तौर पर कहा जाता है और है भी कि डोनाल्ड ट्रंप सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। अब जो तमाम नज़रें हैं वो कल जब वो सदर का हलफ उठा लेंगे तो उसके बाद उनकी स्पीच में क्या कुछ होगा उस पर हैं कि प्रायोरिटी क्या है। तो क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर उनकी प्रायोरिटीज? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये किस शख्स की हम बात कर रहे हैं, फिर ये देख लेते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, और फिर आखिर में ये देख लेते हैं कि वो बातें पूरी भी होंगी कि नहीं। इतनी तादाद में इतने ज्यादा दावे तारीख में नहीं किसी ने किए होंगे। आपके अमेरिका की तारीख उठा के देख लीजिए, किसी ने इस तरह के दावे इतने वाशगाफ अल्फाज में नहीं किए, और किसी ने यह नहीं किया कि आदमी डराता तो है ना दुश्मनों को, अपने दोस्तों को भी डरा दिया उन्होंने। यानी पूरी की पूरी दुनिया सहमी हुई है, ये वो सदर है, अभी उसने हल्फ नहीं लिया। दूसरा पहलू इसका यह है कि आप ये जो यूरोप है या जो इत्तेहादी हैं इनके साथ भी वही करेंगे। यानी कनाडा को आप जम कर लेंगे, आप ग्रीनलैंड जो है वो वापस ले लेंगे डेनमार्क से, आप करेंगे क्या और ये क्यों करेंगे आप? इधर जो है ना, मैं बताना चाहूंगा दो बातें। पहली बात ये कि जो कहा जाता है खासतौर पे इलेक्शन की स्पीचेस में या सदर बनने से पहले, या अमेरिका की बात कर रहा हूं, और जो किया जाता है उसमें अगर जमीन आसमान का नहीं तो बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि जो उन्होंने कहा अगर उन्होंने कर दिया तो लोग हैरान कैसे होंगे। सियासतदान हैरान करना चाहता है, सियासतदान एक प्लेजेंट सरप्राइज देना चाहता है। तो अगर इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया तो दुनिया किस तरह से, अमरीकी खुद जो है वो कहेंगे अच्छा जी। दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर ये वाकई वो कर लेते हैं जो कुछ भी ये कह रहे हैं कि मुल्क में ये करूंगा, मुल्क से बाहर ये करूंगा, फलां फलां फलां, क्या कर लेंगे? ये है उसका तीसरा पहलू। उसमें मैं बताना चाहूंगा, ठीक है कि अमेरिका दुनिया के तमाम ममालिक का हमसाया है, ठीक है कि अमेरिका जो है वो दुनिया की इस वक्त तक एज वी स्पीक सुपर पावर है और उसकी बात मानी जाती है। यानी जो मर्जी हो जाए, अमेरिका ने अगर मनवाना है तो उसने मनवाना है। ठीक है कि वो इजराइल जो है वो इस वक्त जो कुछ कर रहा है यानी मिडल ईस्ट में, वो उसके बिहाफ पे कर रहा है और उनसे इजाज़त लेके कर रहा है और उनकी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। लेकिन
अमेरिका का सिस्टम अगर आपको पता है तो आपको यह पता है कि उसमें सिर्फ सदर ही नहीं होता, उसमें इदारे हैं, उसमें आपका डीप स्टेट है, उसमें आपका CIA है, उसमें आपके बिजनेस टाइकून्स हैं, उसमें आपके बिजनेसेस हैं, जिसमें आपका ये आता है यानी फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, उसमें ये जो आर्म्स और आर्सेनल बनाने वाले हैं, ये बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। और सबसे बढ़ के कि अमेरिका में जो अवाम है वो अवेयर है और वो पूछती है और वो अकाउंटेबल ठहराती है और वो कहेगी कि ये आप क्यों कर रहे हैं। Right. अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि क्या चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी बदल देंगे डोनाल्ड ट्रंप? मेरा जवाब है नहीं कर सकते। क्या यूरोप को बिल्कुल अलहदा कर देंगे? नहीं कर सकते। क्या यूक्रेन की वॉर खत्म कर देंगे? नहीं कर सकते। क्या इजराइल को रोक लेंगे कि वो आइंदा जो है वो सीज फायर के बाद ना करे? नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं? वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे आपको नजर आएगा, एक तो बयानबाजी होगी, छोटी छोटी जगहों पे आपको चेंजेस नजर आएंगे, खास तौर पे जो मुल्क में हो रहा है, खास उसमें हेल्थ सिस्टम है आपका, उसमें आपकी एजुकेशन है, उसमें आपकी सोशल सिक्योरिटी है, उसमें दवाइयों का हिसाब किताब है। वो लोग जो फुटपाथ पे सो रहे हैं और वो अमेरिकी हैं, उनको यानी उनके लिए अगर शायद वो कुछ करना चाहे तो कर सकेंगे। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन है ही कोई नहीं जी। क्यों? और पाकिस्तान को फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि अभी तक जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया है, हमारे पास क्या ऑप्शन थी सिवाय इसके कि उसको एक्सेप्ट करते। हमने ये देखना है कि कल को वो अफगानिस्तान पे ये बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात जा रही है, या और कुछ नहीं तो चाइना के साथ दोस्ती का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, तो हमने करना क्या है? उसके लिए बड़ा जरूरी है उनको सीट पे बैठने दीजिए, उनको बातें करने दीजिए। ऑफिशियली जो कन्वे होता है उसका तनासुब के साथ आपने जवाब देना है। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये उनका दूसरा टेन्योर है और इसके बाद वो दोबारा सदर भी नहीं बन सकते जो अमेरिकन कानून हैं उनके मुताबिक। तो तारीख कैसे उनको याद रखेगी ये बड़ा डिपेंड करता है और ये शायद उनके जहन में भी हो। साकिब बशीर साहब, मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा, जा कौन कौन रहा है पाकिस्तान से हलफ बर्दारी में? एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके हवाले से सुना है अभी तक ऑफिशियली, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस नहीं किया, खबरें बहरहाल आई कि उनके जो वो लिया गया है। अब वो ऑफिशियली आया नहीं, जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी कहा है कि फॉरेन ऑफिस के जरिए नहीं आया, तो इट मीन कि वो जो परचेज करते हैं वहां पे वो उन्होंने यकीनी तौर पर किया होगा। कुछ और एक दो शख्सियात भी हैं, अहम जो हुकूमती शख्सियात हैं, उनके हवाले से भी खबर है कि वो जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर दावतनामा नहीं है। वो जो परचेजिंग वाला ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं वही है कि वहां आप जा सकते हैं और वहां जाकर यकीनी तौर पर वो कोई ऐसा माहौल जो बनाने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप इंतजामिया की कुर्बत हासिल की जाए। क्योंकि जो PTI की जानिब से वहां पे लॉबिंग की गई, उन्होंने जो ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसको फुल फ्लेज सपोर्ट किया, उनकी तंजीमों ने सपोर्ट किया और उनसे वो ये वादे लेते रहे जो बातें होती हैं। अभी भी वहां पे आतिफ खान है और दूसरे तीसरे कोई लोग हैं वहां पे इनके बड़े एक्टिव PTI के, वो अभी भी आज ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अभी भी वो कह रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया ने हमें बारहा ये यकीन दहानी कराई है कि हम ये करेंगे। तो ये आप देख लें कि 2000 में नवाज शरीफ साहब थे, तब बिल क्लिंटन थे, 2007 में बेनजीर भुट्टो, उसके हवाले से भी अमेरिका ने कहीं ना कहीं किरदार अदा किया वापसी उनके हवाले से। तो अब अगर किरदार अदा होगा जिसकी तवक्को PTI की वहां के लोग लगाए बैठे हैं कि हमने बहुत इन्वेस्ट किया और ये होगा, तो उसको काउंटर करने के लिए भी जो यहाँ से शख्सियात एक दो जा रही हैं, वो यकीनी तौर पर वहां कोई लॉबिंग, कोई चीजें जो है वो अपने ताल्लुकात बनाने या बढ़ाने की कोशिश भी होगी। ये भी खबर है कि वहां लॉबिंग फर्म हायर करने के हवाले से भी कोशिश हो रही है, क्योंकि शुरू में तवक्को नहीं थी कि शायद जो ट्रंप आ जाएगा, लेकिन ट्रंप आ गया तो अब उनको हैंडल करना है पाकिस्तान के तनाजुर में। बाकी जो ट्रंप की जो मैं देख रहा था कि 2015 में जब आए तो उन्होंने एक तो मुसलमानों के हवाले से कहा अपनी कैंपेन में कि बड़ी सख्त पॉलिसी होगी, ये वो इस तरह की बातें उन्होंने की, लेकिन जब बन गए तो उसके बाद वो उसको नहीं उस तरह करा सके कि उनकी एंट्री बैन कर दी या इस किस्म की सख्तियां नहीं करवा सके थे। फिर वो अमेरिका मैक्सिको उन्होंने सरहद पर बाड़ या दीवार लगवाने के हवाले से कहा था, उसको भी उस तरह वो बनी दीवार, उन्होंने कहा था कि पैसे भी मैक्सिको देगा, लेकिन दिए नहीं, इन्होंने खुद ही बनाई, लेकिन उस तरह बन भी नहीं सकी। यानी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसके हवाले से पिछले टेन्योर में भी उनकी जानिब से जिक्र किया गया, लेकिन
वो हो नहीं पाए थे। अब देखना ये कि 4 साल और है, क्या 4 साल के लिए पॉलिसी कुछ और हो जाएगी यूएसए की पूरी दुनिया के लिए, और फिर इससे पहले और इस 4 साल के बाद फिर दोबारा वही हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। अब इसका जवाब जो है वो हमें आने वाले दिनों में ही पता लगेगा और कल की स्पीच से पता चलेगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज एक अच्छा दिन रहा गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। मुआहिदा जो तय पाया था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। 4 घंटे की ताख़ीर हुई, लेकिन उसके बाद ये शुरू हो गया, मरहलावार होगा। अब आज जो लोग अपने घरों को वापस गए होंगे, गज़ा अब वैसा नहीं रहा। इसको सदियां लग जाएंगी। जैसा गज़ा आज से 15 महीने पहले था, दोबारा वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बनने में। नजमुल साकिब साहब, ये 15 महीने में बहुत कुछ देखा गज़ा में, उन लोगों ने, शहादतें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अब आगे क्या होगा? 7 अक्टूबर 2023 को ये सारा ड्रामा शुरू होता है और आज हो गई है 19 जनवरी 2025। देखिए, हमास और इज़राइल की ये जंग थी, ये इज़राइल और अरब की जंग नहीं थी। हमास अभी भी वहीं मौजूद है जिसको डिसमेंटल करने का इज़राइल ने शुरू में कहा था। और अगर आपको याद हो तो जिस दिन ये हमला हुआ है उसके अगले दिन नेतन्याहू ने, उधर के जो आर्मी चीफ हैं और उधर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था, एक बयान जो तीनों ने रिपीट किया, और वो ये था, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। ये जंग अब लंबी चलेगी। अच्छा, मैं हैरान होता हूं कि अगर ये 46,000 लोग मार के और कुछ अपने भी मरवा के और आपने सिर्फ इन कैदियों की लिस्टों पे बात थी, तो ये सारी खखेड़ करने की जरूरत क्या थी? दूसरा इसमें एंगल ये है कि ये जो सीज फायर आज से शुरू हो रहा है, पहले तो चेक कर लें वो लिस्टें विस्टें आ गई हैं, वो सारे जो यरगमाली थे उन लिस्टों से तसल्ली है आपकी, यानी नेतन्याहू साहब? क्योंकि आप तो ऐलान करने के बाद, सीज फायर के ऐलान करने के बाद से कह रहे हैं कि मैं कोई नहीं। अच्छा, अब उसके बाद देखिए कि वहां से वॉशिंगटन से क्या बयान आता है। इस वक्त जो आज सदर हैं और जो कल सदर बन रहे हैं, दोनों सदूर ने यह कहा है कि इजराइल को जंग में वापस आने का हक है। अब मुझे यह बता दीजिएगा कि इजराइल को अगर जंग में, जो कि हमास और इसकी और वो सारे हिसाब किताब, वापस आने का हक है, तो ये सीज फायर आप कोई कह सकते हैं कि 2 दिन चलेगा या 2 साल चलेगा? ये सारी की सारी मर्जी शुरू से ही इजराइल की थी। इस पूरे 15 महीने में भी इजराइल की मर्जी रही और आइंदा भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि छतरी जो है वो अमेरिका की है। बज़ाहिर इजराइल के सारे मकासद इस वक्त तक के लिए पूरे हो गए हैं। अब हम इंतजार करते हैं कि इजराइल इस जंग में वापस कब आता है। मसाइल वहीं पे ही हैं, इजराइल मजबूत हो गया है। राज साहब, आपको भी यही लगता है कि इस्राइल ने बहुत ज़्यादा गेन किया है इसके अंदर और गज़ा और हमास ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया है, या गज़ा ने जो मुज़ाहमत की है उसमें वो कामयाब हुए हैं और उनको बैकफुट पर करने में कामयाब हुए हैं? देखिए, नो डाउट मज़ाहमत तो थी और उसी वजह से तो लॉन्ग ड्रॉन वॉर हुई है और इस्राइल दावे करता है कि हमने उसको कमज़ोर कर दिया है। लेकिन ये देखिए, ये हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, हम कश्मीर की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, नज़रिए जो होते हैं ना वो इस तरह ख़त्म नहीं होते, ना मरते हैं। लोगों के ज़ाहिर है उन्होंने अपने कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर में भी और इधर भी, तो ये नज़रिए इस तरह से ख़त्म नहीं होते, ना मरते हैं। ये अपना मंतकी अंजाम पे चीज़ों को पहुँचाती हैं, ये चीज़ें, ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाती। तो उसमें गेन या ज़ाया होने का सवाल पैदा नहीं होता। मसला ये है कि ये सूरत हाल क्या दोबारा पैदा होगी? अगर तो फौरी तौर पे 2 स्टेट के सलूशन पे चले जाते हैं और जितनी जल्दी होता है उस पर पहुँच जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो फिर तो ये सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। अगर इसको लटकाया जाता है तो नेतन्याहू या इस जैसा पागल कोई और आ सकता है, और इंटरनेशनल इंटरेस्ट अपने होते हैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो ये चीज़ें फिर ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि बहुत तगड़े मुल्क बैठे हैं इस खित्ते में, जो एनर्जी डिपॉजिट्स हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े और इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, अगरचे उन्होंने कोई मदद नहीं की फ़लस्तीनियों की,
लेकिन स्टिल जब वो अपने पे देखेंगे कि कोई मसला हो गया तो फिर यकीन वो भी रिटेलिएट करेंगे। तो वो उस थ्रेट को भी ये 2 स्टेट सोल्यूशन ही कम कर सकता है इसराइल के लिए, वरना अगर वो मुल्क हाथ जोड़ ले, इकट्ठे हो जाए, तो इसराइल की जरूरत क्या कि वो सांस भी ऊंची ले सके वो वहाँ पे बैठ के। तो मसला यही है बुनियादी तौर पे कि ये चीज़ें जब तक सोल्यूशन की तरफ जल्दी से नहीं जाएंगी मसला होगा। जहाँ तक उनकी सूरत हाल की बात है, ओवरऑल 737 फ़लस्तीनियों की फहरिस्त जो है वो इसराइल ने शेयर कर दी है, जिनको वो रिहा करेंगे उनके बदले में। तो उधर से किन की शेयर हुई है मुझे पता नहीं, लेकिन तामीर नौ और जो इक़्तिसादी मामला है वो बहुत गंभीर है। वहाँ पे उनकी जीडीपी से 7 गुना ज़्यादा नुकसान हो चुका है वहाँ पे। जी 100%। तो उसको रिवाइव करने के लिए रैपिडली, जैसे आपने कहा, सदियों की ज़रूरत है, इसी किस्म की सूरत हाल है। तो 100% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है, जो 60 थी शायद पहले। तो इस किस्म की सूरत हाल में बहुत इंटरनेशनल इदारों की जिम्मेदारी, जो पड़ोसी ममालिक है, मुस्लिम ममालिक, वो अपनी कालक धो ले, इनकी कम अज़ कम इस मामले में आगे बढ़ के खुले दिल के साथ मदद करें ताकि वो आप बहाली जल्द अज जल्द कंप्लीट हो सके। साकिब बशीर साहब, एक अलमिया था वहाँ पर, एक जानिब बमबारी हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, और फिर दूसरी जानिब बॉर्डर पे ही वो जो इमदादी सामान था वो भी रुका हुआ था, टेंट्स, कपड़े, अद्वियात, खाना, कुछ भी उन तक रसाई नहीं हो पा रही थी। तो अब इस अमल को भी बेहतर बनाने के लिए कहा तो जा रहा है इस मुआहदे में वो तमाम ट्रक्स तकरीबन 600 के करीब शायद बॉर्डर क्रॉस करेंगे एक दिन के अंदर। तो क्या उस हवाले से प्लान किया गया? जी बिल्कुल, पहले फेज में तो ये 42 दिन का पहला फेज होगा, जिसमें तकरीबन जो है वो 33 जो इसराइली रिहा होंगे हमास की जो हिरासत में है, और तकरीबन 1000 जो फ़लस्तीनी है वहां से रिहा होंगे। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 3 इसराइली जो है वो रिहा कर दिए गए हैं, क्योंकि उसकी दूसरी जानिब से तकरीबन कुछ 700 से ज्यादा की लिस्ट आई थी। तो इधर से 3 जो लड़कियां थी उनको रिहा कर दिया गया है, और दूसरी जानिब मतलब बाकायदा तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वो जो सीज फायर का पहला फेज है या मरहला है उसका आगाज हो चुका है। उसके हवाले से खदशात का भी जिक्र किया जा रहा था और इसराइल कह रहा था कि हम ये करेंगे। बाकी अब तमीर नौ भी है, और साथ जो वहां पे इसराइल ने मजालिम ढाए हैं उसके हवाले से बैन अल-अक़वामी अदालतों से ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ आया है। इंसानी हकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं, नस्ल कुशी की गई है गजा में जो है वो फ़लस्तीनियों की और वहां पे जो मुसलमानों की, तो उन मजालिम जो 40,000 जो शहीद हुए हैं उनका मुदावा कैसे होगा? बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब यहां से ही आगे बढ़ना होगा, पीछे जो है वो कुछ नहीं होगा। जो जिस किस्म का सीज फायर हुआ है, जिस किस्म का मुआहदा हुआ है, और जिस किस्म की अब जो है वो यही होगा कि ठीक है इससे आगे बढ़े, तमीर नौ होगी और सारी चीजें होंगी। लेकिन जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुदावा बहुत जरूरी है, और खास तौर पर जो इसराइल ने जिस तरह किया है उसकी मिसाल जो है वो कम कम मिलती है। तो इसलिए दुनिया को उस लिहाज से भी देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है जी वो अच्छी बात है कि कम से कम आज के बाद वहां रहने वाले, गजा में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको सुख का सांस जो है वो लेंगे, ताकि ये दिन रोजाना की बुनियाद पर जो हमले हो रहे हैं, अभी जब मुआहदा हो गया तो उससे लेकर आज तक भी 2-3 दफा उन्होंने जो है वो हमले किए और कई लोग जो है वो शहीद कर दिए। तो ये चीजें जो है वो रुकेंगी, लेकिन सबसे अब अगला नेक्स्ट मरला उनकी तमीर नौ ही है। जो गजा में वहां पे जिस किस्म की तामीरात की जरूरत है, वहां उनके हेल्प की जरूरत है, उन पे जो ट्रक्स हैं वहां पे अद्वियात की, गजाओं की, सबकी जरूरत है वो पहुंचाना। और उसमें मेरे ख्याल में मुस्लिम कंट्रीज को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए आगे बढ़कर, और वर्ल्ड को भी आगे आना चाहिए और उनके लिए खास इमदाद का ऐलान करना चाहिए, ताकि उनकी बहाली जो है वो मुख्तसर वक्त में तो नहीं हो सकेगी, लेकिन एक लंबा प्लान होना चाहिए और उसमें उनकी बहाली जो है हो सके। मैं नजमुल साकिब साहब एक सवाल जानना चाहूँगा मुख्तसर टाइम में ये जवाब हो जाए। ये जो खदशा था कि 6-7 ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं मुस्लिम ममालिक, ये खदशा अब भी बरकरार है? अब्राहम अकॉर्ड 1 तो हो गया, जिसके तहत कि बहुत सारे लोगों ने, जिसमें यूएई वगैरह शामिल हैं, उन्होंने उनमें नाम लिखा लिया। अब देखना ये है, और शवाहिद भी यही कह रहे हैं, कराइन भी यही कह रहे हैं कि ऐसा अब्राहम 2 अकॉर्ड आने का पूरा इम्कान है, और उसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर हमने अभी से ही फ़ैसला ना कर लिया कि कल को अगर सऊदी अरेबिया भी
इजराइल को तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगी? डॉक्टर साहब, इसी चीज़ पर आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये वो चीज़ थी जिसको एक बुनियाद हम समझते थे कि पूरी दुनिया के अंदर गज़ा ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से ये इतने जुल्म सहे, तो इस सब के बावजूद भी क्या ये खदशा बरकरार है? मेरा ख्याल है 2 स्टेट सोल्यूशन से पहले ये मुश्किल होगा, क्योंकि सऊदी अरब बड़ा क्लियर है इस पर। उन्होंने जब ये सारा मसला हुआ उस वक्त उन्होंने एक रिलेशनशिप रखना और चीज़ है, उसको तस्लीम करना एज अ स्टेट, इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन के तो राइट्स को फिर डिनाई कर दिया आपने, उनके आप तस्लीम कर लिया, फ़लस्तीन की स्टेट बनी नहीं है, तो फिर इस तरह से ये मामला चल नहीं सकता। और दूसरा ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जब भी होगा सिमल्टेनियसली करेंगे और 2 स्टेट सोल्यूशन के बाद ये मसला सही यानी ठीक होगा प्रॉपरली। साकिब बशीर साहब, आप क्या समझते हैं इस मामले को? मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से कोशिश तो बहुत हो रही है। आपको पता होगा कि सदर ट्रंप के दौर में ही पहले भी ये हुआ था, जो यूएई, मोरक्को या ये जो ममालिक ने उसको तस्लीम किया, सफारती ताल्लुकात बनाए, तो ट्रंप दोबारा वो कोशिश कर सकते हैं और प्रेशराइज कर सकते हैं। जिस तरह ये मुआहदा करने में भी ट्रंप ने प्रेशराइज किया था कि 20 जनवरी से पहले ना हुआ तो मैं जो है वो देख लूंगा, तो उससे आपने देखा कि वो हो गया, तो कुछ भी आप तो कर सकते हैं। ठीक है अजमल साकिब साहब, आज के सवाल। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी। पहले ज़रूरी सवाल जी। कानून की एक मोतबर शख्सियत ने कल फरमाया कि आईन पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ से मुतल्लक कोई बात नहीं की गई। आईन पाकिस्तान में जानवरों के मुतल्लक, हम जानते हैं कि आईन में इंसानी हकूक़ की बात बहरहाल मौजूद है, ह्यूमन राइट्स वो है ना, जो आपके फंडामेंटल राइट्स भी जिसमें आते हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि आईन में हुकूक का जिक्र करने से क्या हुकूक वाकई मिल जाते हैं? अहम चीज़। आज का गैर ज़रूरी सवाल, साल के आगाज़ में नजूमी पेशीन गोइयाँ करते हैं, पेशीन गोई ठीक निकलने पर फ़ख्र से कहते हैं देखें हमने तो आपको ये पहले बता दिया था। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि पेशीन गोइयाँ जब गलत साबित हों तो इन नजूमियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।